हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कर्नल नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का विषय है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रवृत्ति और इसके क्षेत्र, किन किन विषयों पर अर्थशास्त्र अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, यह विज्ञान है अथवा कला। इस विषय पर आज हम इस लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी चर्चा होती है किसी विषय के बारे में तो उस विषय के स्वरूप को लेकर के दो अहम बातें की जाती हैं। पहला, क्या वह विषय विज्ञान है अथवा क्या वह विषय कला है। विज्ञान की अपनी अलग परिभाषा है और कला की अपनी अलग परिभाषा है। कुछ विद्वान उस विषय को विज्ञान मानते हैं इस नाते क्योंकि विज्ञान में सार्वभौमिकता है, विज्ञान में सिद्धांत है, विज्ञान में समस्याएं हैं और उस समस्याओं के आधार पर वह विषय अपने आप को प्रूफ करता है। तो दूसरे तरफ के वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी विषय को जो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए उस विषय का कला होना ज़्यादा यथेष्ट है, क्योंकि कला आम सामान्य व्यक्ति के समस्याओं से जुड़ा हुआ अध्ययन कराता है और कला जो है वो समस्याओं को की जटिलता को सहजता से सॉल्व करने की कोशिश करता है या व्यक्ति को सहजता से सॉल्व करने के लिए सक्षम बनाता है। अब जब इन दोनों बातों की चर्चा हो रही है तो हम अलग अलग कर आपसे यह चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है। मैं सूचना के रूप में आपसे चर्चा कर लूं कि वास्तव में इसका स्वरूप क्या है। जब हम रॉबिन्स की परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपके साथ कहा था कि अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अर्थशास्त्र एक पॉजिटिव विज्ञान है, या कहा गया था अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के बारे में चर्चा की गई थी। वहीं जब हम प्रोफेसर मार्शल के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मार्शल अर्थशास्त्र को सोशल साइंस मानता है, सामाजिक विज्ञान मानता है। तो अब ये एक लंबी श्रृंखला है जिसमें तमाम अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के कलेवर को लेकर के, अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मटेरियल को लेकर के अपना ओपिनियन अलग अलग रखा है। कुछ ने इसको विज्ञान माना है तो कुछ ने इसको कला के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। हम आज इस परिभाषा में या इस लेक्चर्स में हम इन्हीं तथ्यों को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखेंगे कि वास्तव में अर्थशास्त्र का स्वरूप क्या है, वास्तव में अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम चर्चा करते हैं कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज द साइंस। प्रारंभिक सब्जेक्ट में के रूप में जब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो उस दौरान आपको कहा गया है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है या विषय सामग्री है जो किसी भी चीज़ों को सुसंगठित क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करने की बात करता है। द इकोनॉमी इज अ साइंस, इकोनॉमी इज द सब्जेक्ट विच आर स्टडीइंग द थिंग्स सिस्टमेटिकली और वेल नोइंगली, जो नॉइंगली या नॉलेजेबल कंडीशंस पर और साथ ही साथ सिस्टमेटिकली अध्ययन करने का काम करता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। इसको, इस परिभाषा को नोट्स के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर शो अप हो रहा होगा कि विज्ञान ज्ञान की एक क्रमबद्ध शाखा है जो किसी विशेष घटना के कारण तथा परिणामों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करती है। इंग्लिश में इस परिभाषा को हम कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ नॉलेज आप कह सकते हो, कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोमेनन। जो हमारा एक इंसिडेंस है, एक घटना है, एक परिणाम है, एक अवस्थाएं हैं, एक सिचुएशंस है, एक कारण है, एक परिणाम है, इन तमाम चीज़ों के बीच में आपस में इंटरलिंक होता है, इन तमाम चीज़ों का आपस में रिलेशंस होता है। जैसे मैं चर्चा आपके साथ करूं कि अगर हमारी आवश्यकता नहीं होगी, कोरोना का समय चल रहा है, इस दौरान हमारी आवश्यकता क्या है, हमें वैक्सीन चाहिए। तो सब अगर ये कोरोना का पीरियड नहीं होता तो वैक्सीन्स का इन्वेंशंस नहीं होता। तो पहले कारण है, कारण का मतलब पहले समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए निदान ढूंढने की प्रक्रिया है। तो ये साइंस का एक जाल है। At first it studying about the problems, what is the problem, then after how can resolve the problem, for resolving the problem what are the methods, how can we achieve the goals to resolving the problem. These all are systematically connected to each other and these sequences are especially known as the science. साइंस में ऐसा नहीं है कि पहले परिणाम आ जाए, पहले रिजल्ट आ जाए, उसके बाद समस्याएं पैदा हो। तो ये एक तारतम्य है। विज्ञान की परिभाषा यही है कि विज्ञान किसी चीजों के कारण से लेकर के, समस्याओं से लेकर के उसके निदान तक का एक सुसंगठित, सुक्रमबद्ध अध्ययन कराता है। जो भी विषय
इस प्रकार के अध्ययन में इंगेज होगा, जो भी विषय किसी भी समस्याओं के कारणों से लेकर के सिस्टमेटिकली उसके निदान तक का अध्ययन प्रस्तुत करेगा, उस विषय को हम विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने चर्चा की विज्ञान के बारे में कि विज्ञान एक अध्ययन की क्रमबद्ध शाखा है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए 5 तथ्यों का होना बहुत कंपल्सन बताया है कि किसी भी विषय को अगर हम विज्ञान के रूप में मानते हैं तो उस विषय का विज्ञान तब होना सुनिश्चित होगा जब उसके अंतर्गत ये 5 विशेषताएं पाई जाएंगी। द फीचर्स बीइंग अ साइंस ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी विषय को साइंस बनाने के लिए इन 5 चीजों का, फीचर्स का होना अति आवश्यक है। पहला फीचर्स क्या है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है। पहला फीचर्स क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी, क्रमबद्ध अध्ययन। कोई भी अध्ययन वो सिस्टमैटिक, मैंने अभी इसके पहले आपके साथ शेयर किया था कि विज्ञान एक फ्रैक्चर वे में अध्ययन नहीं करता है, जैसे पहले आपको रिजल्ट मिल जाए उसके बाद आप प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करें। दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडी ऑफ अ साइंस। फॉर स्टडिंग द थिंग या फॉर बीइंग अ साइंस ऑफ स्टडी, साइंस must be focused on the problem at first, then after the process of the problem, then after the how can resolve the problem, then after the solution of the problem, and lastly it was criticizing the outcomes. अगर वो आउटकम इफेक्टिव है तो ठीक है, अदरवाइज उसके अंदर फिर वो री इनोवेट या री रिसर्च के बारे में चर्चा करता है, पुनः परीक्षण की बात करता है। तो दीज आर द सिस्टम्स ऑफ साइंस, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द साइंस। अगर इस सीक्वेंस के बगैर अर्थशास्त्र, इस सीक्वेंस के बगैर साइंस की चर्चा की जाए या इस सीक्वेंस के बगैर कोई विषय होगा तो उसे साइंस नहीं माना जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द साइंस। देन आफ्टर ट्रू मेजरमेंट, आप हाइपोथेटिकल कोई मेजर कर लो और उस हाइपोथेटिकल मेजर का कोई सिस्टम में सिस्टम्स ना हो, उसका सही मापन ना हो, तो उस विषय को हम साइंस नहीं कहेंगे। साइंस होने के लिए समस्याओं को मापने के लिए ट्रू स्केल चाहिए, सही मीडियम चाहिए, सही मीडियम ऑफ मेजरमेंट चाहिए। तो समस्याएं कितनी गहरी हैं, समस्याओं का इम्पैक्ट क्या है, समस्याओं के इम्पैक्ट का रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके लिए किस पैरामीटर पर सुधार हो रहे हैं, तो दीज ऑल्स आर द कंसर्निंग टॉपिक्स ऑफ अ साइंस। और यह साइंस के होने का दूसरा अहम फीचर्स है, दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा है द साइंटिफिक लॉ, वैज्ञानिक नियम। जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसका एक साइंटिफिक लॉ बनेगा, ये होगा तो इसके पीछे ये होगा और इसका रिजॉल्व ये होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ लॉ। इफ देयर इज नो लॉ, इट इज नेवर बी अ साइंस। Being a science of a subject, the law of problems and the law of the solutions are must be engaged with the study of the things. और ये साइंस होने का तीसरा महत्वपूर्ण फीचर्स हमारा है, तीसरा महत्वपूर्ण हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथी है इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स में है, वेरिफिकेशंस और वैलिडिटी ऑफ लॉ। व्हाटएवर द लॉ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, it must be verified, it must be true. If there is no verification, if there is no validity, the problem is not to be clarified, and in the absence of the problem clarification, the study, the law is fake. So this is not the subject material of the science. So economists or the scientific scholars are saying that the verification of the problem, the verification of the things is most important, most significant parts of the science study. मैं हिंदी में कह सकता हूँ इस बात को कि किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स का सही जांच होनी चाहिए। हम किसी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई लॉ नहीं बना सकते, हम किसी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के किसी विज्ञान के प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट कर सकते। अगर वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी सिद्धांत ट्रू नहीं होगा, उस सिद्धांत की वैलिडिटी नहीं होगी, उस सिद्धांत की सत्यता नहीं होगी, उस सिद्धांत की जांच नहीं की जा सकती है, और सत्यता के जांच के बगैर वह विषय विज्ञान के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। तो देन वी कैन से द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स इज द वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑफ द फैक्ट, वैलिडेशन ऑफ द लॉ। उस जो लॉ है उस लॉ के पीछे सत्यता की जांच करना अति आवश्यक है। हम रिसर्च भी करते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर यूजी
एंड पीजी, दे आर इंगेजिंग इन द रिसर्च फील्ड। तो रिसर्च में सिखाया यही जाता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ योर फैक्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च। इफ योर रिसर्च इज नॉट टू बी वेरीफाइड, इसका मतलब आपका जो लॉ है, प्रोसेस जो है वो फेक है, और फेक लॉ का अध्ययन सब्जेक्ट साइंस के रूप में नहीं किया जाता है। तो दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द लास्ट and most important characteristics for being a science is the universal law. Whatever the law is made by, is invented by the study, it is universal. It is we can say it is belonging to the universe. If the problem is belonging to a simple reason in a regional area, in a limited region, it is not to be a scientific study, it not to be a science study. So we can say कि सार्वभौमिकता बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी छोटी समस्याओं के लिए विज्ञान या किसी विषय को विज्ञान के रूप में स्थापित कर पाना संभव नहीं है। जब वो समस्या यूनिवर्सल होगी, जब वो समस्या वैश्विक स्तर पर होगी, सार्वभौमिक स्तर पर होगी, तो उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा अध्ययन होगा। जब बहुत सारे अध्ययन होंगे तो बहुत सारे उसके टूल्स निकलेंगे, बहुत सारी जगह उसका वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारी जगह उसका परीक्षण होगा, और उस परीक्षण से जो ट्रू थ्योरी निकलेगी, दैट बिकम्स अ साइंस। अगर वह रीजनल एरिया से बिलोंग करता है, सीमित क्षेत्रों से बिलोंग करता है, स्थानीय इकाइयों से बिलोंग करता है, तो वह उस इकाई की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर यूनिवर्सलिटी नहीं होगी, उसके अंदर सार्वभौमिकता नहीं होगी, और सार्वभौमिकता के अभाव में किसी भी विषय को छात्रों हम साइंस नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ हमने चर्चा किया कि व्हाट आर द नेसेसरी फीचर्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बीइंग अ साइंस ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी विषय को अगर आप साइंस के रूप में मानते हो, तो उस विषय को जब भी आप साइंस के रूप में एक्सप्लेन करने की बात करोगे, तो पहले उस विषय के पैरामीटर को, उस विषय को इन पांचों टॉपिक्स के, इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरामीटर पर हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इज द सब्जेक्ट इज बिलोंगिंग, इज क्लैरिफाइंग दिस ऑल फीचर्स और नॉट। इफ नॉट, देन दिस सब्जेक्ट इज, दैट सब्जेक्ट इज नॉट बी अ साइंस। अब हम आगे चर्चा करेंगे विज्ञान के इस विशेषताओं के अगले कदम के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक विज्ञान की क्या विशेषता है उसके बारे में चर्चा किया। अब हम आइए चेक करते हैं, क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? क्या अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो सारे फीचर्स, जिन पांचों फीचर्स की मैंने आपके साथ बात की, क्या वो पांचों फीचर्स अर्थशास्त्र के विषय के रूप में पाए जाते हैं? हम पहले विषय पे बात करते हैं, पहले फीचर्स की बात करते हैं। फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट, फॉर बीइंग अ साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स, या सबसे पहले आपको चुनाव की जो समस्या है उसका अध्ययन कराया जाता है। और प्रॉब्लम्स होती कहाँ से है? फॉर द डिमांड, मांग की समस्या। मांग करता कौन है? एक कंज्यूमर। अब एक सिद्धांत कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। These two words are actually related with the economics. When we studying about the law of productions, at first we want to learn about the wants. What is the wants of society? What is the wants of the people? What is the true wants of the people? If the peoples were not too interested about the things, then the producer is never be produce such kind of the commodity. तो प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो रही है। अब देखिए, पहले आवश्यकता हुई, जिसे कस्टमर ने, उपभोक्ता ने मांग की, मांगी गई वस्तु के लिए उत्पादनकर्ता ने उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब उत्पादन की प्रक्रिया में वह क्या क्या लगाएगा? मांग के बाद उत्पादन, उत्पादन की प्रक्रिया में वह क्या क्या साधन लगाएगा कि उसकी लागतें कम होंगी। कितनी कम होंगी? द इनकम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। व्हाट आर द अवेलेबिलिटी ऑफ परचेजिंग या परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर्स? द प्रोड्यूसर मस्ट बी प्रोड्यूस द कमोडिटीज, प्रोड्यूसर मस्ट बी प्रोड्यूस द थिंग्स within that limitation. So problems of wants, then after the process of productions with the limited, with the defined income level, defined price level. So ये सीक्वेंस बना। जब उत्पादन हो गया
तो उत्पादन के बाद उसे मार्केटाइज कैसे किया जाए, मार्केट में बेचा कैसे जाए, द थर्ड स्टेप। ऐसा नहीं कि पहले मार्केट बन जाए फिर उसके बाद मांग आ जाए। हम बाजार में सामान को देख करके मांग नहीं करते हैं, हम अपनी आवश्यकता को देख करके सामान की मांग करते हैं। हमारी आवश्यकता को देखकर उत्पादन करता है और उत्पादन की गई वस्तुओं को वो बाजार में विक्रय के लिए लेकर के आता है। और जब मार्केट में सामान बिक गया तो बिकने के बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, जो इनकम कलेक्ट हुआ, द प्रोड्यूसर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज इनकम विद इन द प्रोडक्शन फैक्टर्स। जो उत्पादन के साधन है उन साधनों में उन्हीं पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपने देखा, पहले उपभोक्ता आता है, फिर उत्पादन करता, फिर बाजार और फिर वितरण और अंत में उसके प्रबंधन की बारे में चर्चा होती है। अब इस प्रक्रिया को कभी भी आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि अर्थशास्त्र की स्टडी में सबसे पहले आपको ये सिखाया जाए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आफ्टर व्हाट इज द मार्केट एंड लास्टली वी आर स्टडीइंग अबाउट द कंजम्पशन यूटिलिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। इकोनॉमिक्स की स्टडी एक सीक्वेंशियल स्टडी है। उपभोग, उपयोगिता, उपभोक्ता से कंसर्न, देन आफ्टर यूटिलिटी, उपभोक्ता से कंसर्न, लॉ ऑफ डिमांड, उपभोक्ता से कंसर्न, आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट्स या सेटिस्फैक्शन, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द कंज्यूमर एंड देन आफ्टर द प्रोडक्शन, द कॉस्ट एनालिसिस, द रेवेन्यू एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर एंड देन आफ्टर मार्केटाइजिंग, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इसके बाद फिर देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ रेंट, द लॉ ऑफ वेज या दिस थ्योरीज। तो ये सीक्वेंस है। तो इस पैरामीटर पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। इतना ही नहीं छात्रों, हर लॉ में भी एक सीक्वेंस है। जैसे मांग के बारे में देखा जाए तो पहले मांग क्या है, मांग की तालिका कैसे है, और उसके बाद मांग का प्रभाव क्या है, फिर मांग का एक्सेप्शंस क्या है, वो सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो ये किसी भी विषय को विज्ञान होने के लिए सीक्वेंस का होना आवश्यक है और यह फीचर्स अर्थशास्त्र में पाया जाता है। सो वी कैन से इकोनॉमिक्स द साइंस फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत मेजरमेंट है उपयोगिता का मापन, उपयोगिता के तरीके से इंटेंसिटी ऑफ वांट्स ये मापन है, मुद्रा के द्वारा माप करना। उपयोगिता के बाद हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो लाभ का मापन है, लागत का मापन है, और आगे हम बढ़ते हैं मार्केट में पहुंचते हैं तो मार्केट में शक्तियों के आधार पर, कीमतों के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर मापन करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो हम वस्तुओं के जो उत्पादन में इकाइयाँ लगी हुई हैं उनके पारिश्रमिक या उनके द्वारा उत्पादन में किए गए कार्यों को उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर मापन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया में मेजरमेंट प्रोसेस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये हर जगह अर्थशास्त्र के स्टडी में कमोबेश पाया जाता है। तो दूसरे फीचर्स को भी अगर स्टूडेंट्स हम आधार बनाएं तो यस, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हर एस्पेक्ट पर, हर इकाइयों पर, हर पैरामीटर पर मेजरमेंट महत्वपूर्ण है और मेजरमेंट को शामिल किया गया है। सो इन दिस पॉइंट वी कैन से द बोथ टू पॉइंट्स आर क्लैरिफाइंग दैट द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब तीसरे पर आ जाते हैं वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिकल लॉ कहते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सिद्धांत बनाए गए हैं, क्या उस सिद्धांत में वैज्ञानिकता है? वैज्ञानिकता की जांच कैसे करेंगे? अगर उस सिद्धांत का सिस्टम है, जैसे मैंने कहा ना, पहले प्रॉब्लम्स, उसके बाद लॉ, उसके बाद सॉल्यूशंस, या इस तरीके से अगर मापा जाए तो वास्तव में अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिकता है। और इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे? जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी आएगी। आप कभी भी जाइए, किसी भी वस्तु के बारे में कीमतें बढ़ती हैं, मांग आपको घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब उस कीमत का उस मांग के साथ एक साइंटिफिकल रिलेशन है। कर बढ़ा देंगे तो उपभोक्ता विरोध करना शुरू करेगा, इट्स हैव अ साइंटिफिक रिलेशन। अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ गई तो कीमतें गिर जाएंगी। आप मार्केट में देखते हैं, जब किसी वस्तु के उत्पादन का समय होता है, जब किसी वस्तु के बाजार में सीजन होते हैं या मौसम होता है, चलन होता है, तो उस समय बहुत सारे उत्पादनकर्ता उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और बाजार में ड्यू टू द सप्लाई ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ द कमोडिटीज द प्राइसेस आर डिक्रीजेस, द कीमतें घट जाती हैं। सिद्धांत कहता है कि अगर कीमतें बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें गिर जाएंगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि वैज्ञानिक नियम है। ठीक इसके विपरीत एक और सिद्धांत आप देख लीजिए, जब पूर्ति बढ़ती है
तो भी कीमतें गिर जाएंगी। किसी समय सप्लाई बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाजार में उपलब्धता बढ़ जाने के नाते मांग घट जाएगी, और मांग घट जाने के बाद अपने आप कीमतों को गिराना पड़ेगा, क्योंकि वस्तुएं जो है होल्ड हो जाएंगी, और वस्तुएं जब इकट्ठा बच जाएंगी तो वो उत्पादनकर्ता को लाभ के बजाय लागत हानि प्रदान करेगी। तो ये भी सिद्ध कर रहा है कि अर्थशास्त्र में कोई सिद्धांत इंडिविजुअल ऐसे थ्योरी नहीं है। ईच एंड एवरी थ्योरी are interconnected with the scientific approaches. It means the scientific law are verified, is testified by the economics study. तो ये तीनों एस्पेक्ट कह रहे हैं कि यस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। हम चौथे पर पहुंचते हैं, जहां हमने कहा कि जो साइंस है, उस साइंस जो लॉ है हमारा, उस लॉ को वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, उस लॉ की वैलिडिटी को चेक कैसे किया जाए। तो इसी पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट्स के साथ कोरिलेट किया कि ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द इकोनॉमिक्स आर वेरीफाइड और टेस्टिफाइड बाय द स्टडी। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, एक्स सामान खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उस वस्तु की इंटेंसिटी है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें पेन खरीदना है, हमें कुछ भी कोई दे दे, हम उस कंडीशंस पर उसे नहीं लेंगे। वी आर प्रेफरिंग द डिमांड ऑफ द पेन्स। सुबह सो के उठते हैं तो हमें कोई कुछ भी दे दे, वी आर प्रेफरिंग द टूथ क्लीनिंग, टूथपेस्ट, टूथ ब्रशेस। आफ्टर टेकिंग अ लू वी वांट टू ब्रेकफास्ट। ऑन दैट पोजीशन हमें कोई कुछ भी दे दे, वी फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द ब्रेकफास्ट, और उसके लिए उस वस्तु की हम मांग ज्यादा करेंगे। आप सुबह जाकर के देख लीजिए बाजार में टिल 10 o'clock जितने हॉकर्स होंगे, जितने फूड वेंडर्स होंगे, ऑल फूड वेंडर्स आर सेलिंग द ब्रेकफास्ट आइटम। एट द लेट नाइट आपको जो ब्रेकफास्ट के आइटम है वो किसी भी होटल्स में सर्व होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि व्हाट एवर द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट एवर द लॉ ऑफ डिमांड्स आर सेइंग, ऑल थिंग्स आर वेरीफाइड इन द प्रैक्टिकल लाइफ। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही कपड़े मिलेंगे। इस समय गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में आप मार्केट में जाएंगे, आपको वेरियस वेराइटीज ऑफ द कॉटन के क्लॉथ्स मिलेंगे। लेकिन आप ठंडी के महीने में पहुंच जाइए तो आपको हर दुकान पर आपको कॉटन के कपड़े दिखाई पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिमांड। और सिद्धांत कहता है कि वॉट एवर द डिमांड इन द सोसाइटी, द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम आर्टिकल, द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। So these aspects also be clarified, verified, testified by the law, by the process of being a science। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। एंड लास्टली हम चौथे पॉइंट के वेरीफाइड हो जाने के बाद हम पांचवें पॉइंट की चर्चा करते हैं, जो किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है, किसी भी विषय को विज्ञान के रूप में प्रूफ करने के लिए जरूरी है। मैंने कहा था सिद्धांत का यूनिवर्सल होना, सिद्धांत का सार्वभौमिक होना। अर्थशास्त्र में जो लॉ है, जितने भी लॉ की हमने चर्चा की, these law are not to only related with the Indian or a specific region. The law of demand is equally important for India, America, Japan, Nepal, in all country of the world, in all country in the earth। आप किसी भी देश में चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। कुछ गिवन कमोडिटीज हैं, उनके बारे में चर्चा कर लो। वॉट एवर द लॉ ऑफ गिवन गुड्स आर टेस्टिफाइड इन उत्तर प्रदेश इज द सेम टेस्टिफिकेशन, सेम रिजल्ट्स आर आइडेंटिकली फाइंड इन द केरला, इन द कर्नाटका, इन द सिडनी, इन द कराची, इन द बीजिंग, इन द न्यूयॉर्क, इन द शिलोंग। कहीं भी आप चले जाइए, आपको हर जगह पर जो एक सिद्धांत वेरीफाइड हो रहा है, टेस्टिफाइड हो रहा है, वही सिद्धांत आपको देश के, विश्व के, अर्थ के, ब्रह्मांड के हर कोने पर एज इट इज मिलेगा। तो यह इस बात को प्रूफ कर रहा है, टेस्टिफाइड कर रहा है कि इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ हैं दैट आर नॉट टू बी बिलोंगिंग टू द स्पेशल रीजन, इट वर बिलोंगिंग टू द होल वर्सटाइल रीजन। एंड दिस प्रूव दैट economics is a science. It is fully clarify that the economics is really a science. Students, जहां हम एक तरफ चर्चा ये कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, ऐसे बहुत सारे
स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना है, हम जरा उनके आर्गुमेंट पर भी ध्यान दे दें कि किन बैकग्राउंड्स पर, किन फीचर्स पर वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। पहला है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इन विद्वानों का मानना है कि कमोबेश साइंस के लिए जो लॉ है, जो ओपिनियंस है, वो यूनिवर्सल स्तर पर, यूनिवर्सल स्तर पर हर साइंटिस्टों का एक ही मानना है। ईच एंड एवरी स्कॉलर्स आर बिलीविंग ऑन द सेम थ्योरी, या सारे विद्वान उसी एक ही सिद्धांत पर अपना ओपिनियन कमोबेश एक ही रूप में रखते हैं, या सिद्धांत देश बदल जाने के बावजूद भी सिद्धांत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। अर्थशास्त्र के बारे में अगर मैं चर्चा करूं छात्रों, तो अर्थशास्त्र के कई सारे, या मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम थ्योरी ऐसी हैं जिन थ्योरीज के बारे में अर्थशास्त्रियों ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस को दिया है। बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशंस, प्रोफेसर एडम स्मिथ का मानना है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। मार्शल कहता है नहीं, इट इज नॉट अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये तो वेलफेयर का साइंस है। रॉबिन्स कहता है नहीं, इट इज नॉट द साइंस ऑफ वेल्थ और नाइदर द साइंस ऑफ वेल्थ, बट इट इज द साइंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या स्कैर्सिटी बेस्ड प्रॉब्लम। जेके मेहता कहता है नहीं, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वांट लेस नेस की बात करता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो हियर वी आर सेइंग the controversy, the difference opinion about the nature of the economics। फिर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। कहा जाता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी आएगी। तो वहीं दूसरा अर्थशास्त्री कहता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो व्हाट अबाउट द लग्जरियस कमोडिटीज, द लग्जरियस एंड प्रेस्टिजियस कमोडिटीज की कीमतों में वृद्धि होगी। लग्जरियस मीन्स छात्रों गोल्ड, डायमंड। प्रेस्टिजियस का मतलब जैसे वैल्यूएबल आर्टिकल के मैं बारे में चर्चा कर लूँ, कोई वेल नोन पर्सनालिटी का जो सामान है उसकी मैं बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कोई महंगी वस्तुएं, कोई ऐसी वस्तुएं जिनको देख करके आप शो अप कर सको, नहीं ये स्पेशल टाइप ऑफ द कमोडिटीज है। तो इस प्रकार की, या फैशनेबल गारमेंट की आप बात कर सकते हैं, इस प्रकार की वस्तुएं जिनकी कीमतें बढ़ती हैं उनकी मांग भी बढ़ जाती है। तो फिर लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद हुआ ना। कुछ अर्थशास्त्री कह रहे थे कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो मांग घटेगी, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, कीमतें बढ़ी और मांग घटने के बजाय और बढ़ गई। फैशनेबल गारमेंट के बारे में, फैशनेबल कपड़े के बारे में, फैशनेबल आर्टिकल के बारे में आपने देखा होगा, जिन वस्तुओं का फैशन होता है उन वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं और उनकी मांग और बढ़ने लगती है। तो ये तो बता रहा है कि भैया नहीं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थ्योरी, या द लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड, ये आलोचित हो रहा है। तो इस बैकग्राउंड पर अर्थशास्त्री कहते हैं कि चूंकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में ओपिनियंस लोगों का अलग अलग है, इस नाते इसको हम साइंस नहीं कहेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, जो कहा गया कि ये साइंस नहीं है उसके बारे में। दूसरा आता है, लोग कहते हैं कि भाई किसी विषय को विज्ञान होने के लिए उसके लिए एक लैबोरेटरी की आवश्यकता है, एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। और अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसका कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। देयर इज नो लैबोरेटरी नीड्स फॉर द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो हाउ कैन वी से दिस इज द साइंस। ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मैथ को भी साइंस नहीं माना है। तो कहते हैं मैथ इज नॉट द साइंस, मैथ इज अ स्टडी ऑफ आर्ट्स। वो एक कला का विज्ञान है, उसमें शब्दों को या मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैसे आप बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो है इज अ मैटर ऑफ आर्ट्स। वो उनका अपना मानना है, कला है, वो प्रेजेंटेशन है। तो इन्हीं अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है कि भैया इकोनॉमिक्स को हम साइंस नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रयोगशाला नहीं है। और वास्तव में देखने को यही मिलता है कि अर्थशास्त्र में तो भाई कोई प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। देन आफ्टर इनका तीसरा पॉइंट है कि भैया साइंस जो है आपको फोरकास्ट करके देता है, प्रेडिक्शंस को बता के देता है कि अगर ये इतना हुआ तो आने वाले समय में ऐसा होगा। लेकिन अर्थशास्त्र तो कभी प्रेडिक्शन नहीं करता है। इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा भी था, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। और पॉजिटिव साइंस कभी भी चर्चा नहीं करता है कि व्हाट आर द फोरकास्ट, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस। भविष्यवाणी ऐसा, अगर ऐसा हो रहा है तो भविष्य में ऐसा होगा, इसके प्रेडिक्शंस के बाद अर्थशास्त्र नहीं करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर प्रेडिक्शन करने में फेल है तो इसको साइंस नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, इनकी आलोचक का मानना है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जो वेरिफिकेशन है, जो वैलिडिटी है, दैट आर अंडर द सस्पिशंस। वो सस्पिशंस है, आर्थिक नियम जो है उनकी सत्यता की जांच सही नहीं है। जैसे एक अर्बन सेक्टर्स में कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग और रूरल सेक्टर्स में उसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग।
एक ऊंची सोसाइटी के लिए कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग और एक गरीब उपभोक्ता के द्वारा उसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के कारण उसकी मांग, दीज ऑल आर रिएक्टिंग जस्ट अपोज्ड। तो कहते हैं कि भैया एक के लिए दूसरा सिद्धांत, दूसरे के लिए दूसरा सिद्धांत, हाउ कैन वी से दैट दिस थ्योरी इज वेरीफाइड, दिस थ्योरी इज टेस्टिफाइड। तो हर व्यक्ति के लिए सिद्धांत अलग अलग है। भाई आपके लिए पेन की उपयोगिता अलग होगी, मेरे लिए पेन की उपयोगिता अलग होगी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे आपके लिए इकोनॉमिक्स की किताब की उपयोगिता अलग होगी, और जो हिस्ट्री का स्टूडेंट्स है उसके लिए इकोनॉमिक्स की किताब की उपयोगिता कम होगी, शून्य होगी, नथिंग होगी। तो कहते हैं भाई किताब तो एक ही है, बट फॉर द डिफरेंट पीपुल्स या व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कंज्यूमर, द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज आर डिफर। एक व्यक्ति के लिए दूसरा, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा। तो हाउ कैन वी से दिस इज टेस्टिफाइड? तो टेस्टिफाइड भी नहीं हो पा रहा है। तो सो दैट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इकोनॉमिक्स, दिस इज नॉट अ साइंस। एंड लास्टली ये कहते हैं कि भैया अर्थशास्त्र में जो मेजरमेंट का सिस्टम आप यूज कर रहे हो ना, दैट आर नॉट टू बी यूनिवर्सल। जो आप मापन की प्रणाली को आप यूज कर रहे हो, वो मापन की प्रणाली एक्चुअली क्लैरिफाई नहीं हो पाती है, एक्चुअली टेस्टिफाई नहीं हो पाती है। क्योंकि आपके यहाँ जो मुद्रा का मापन है वो अलग तरीके से है, किसी दूसरे देश में आप चले जाइएगा तो वहाँ की मुद्रा का मापन अलग है, आप गांव में चले जाइए तो वहाँ का मेजरमेंट का तरीका अलग है। आपके लिए सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट का तरीका अलग होगा, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का तरीका अलग होगा, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन का तरीका अलग होगा। तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर डिफरेंशिएट। ये सारे एस्पेक्ट क्या हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसी बिहाफ पर, इसी बैकग्राउंड पर इन अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि ये सारे फीचर जो एक साइंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सारे फीचर्स इकोनॉमिक्स में नहीं पाए जा रहे हैं। तो इस नाते हम अर्थशास्त्र को साइंस नहीं कहेंगे, अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानेंगे, ऐसा मानना है इन अर्थशास्त्रियों का। लेकिन नट सेल में अभी हम और चर्चाएं आगे करेंगे, लेकिन नट सेल में अगर हम इन्हीं पांचों पॉइंटों को फिर से क्रिटिसाइज करें, स्टूडेंट्स डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द थॉट्स तो हैं, लेकिन जो डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द थॉट्स हैं, उस डिफरेंट ओपिनियंस में कहीं ना कहीं एक्सेप्शनली केसेस हैं। उस एक्सेप्शनली केसेस के लिए सिद्धांत ने, अर्थशास्त्र ने अलग अलग थ्योरी भी बनाई है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए जो आलोचना की जाती है कि अलग अलग वस्तुओं के लिए मांग अलग अलग होती है, तो यह कंज्यूमिंग कमोडिटीज की अलग कैटेगरी रखता है, लग्जरियस कमोडिटीज की अलग कैटेगरी रखता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए इसका सिद्धांत अलग अलग है। तो इस नाते हम ये नहीं कह सकते कि इसके सिद्धांत में मतभेद है। लेबोरेटरी का अभाव जो इन्होंने कहा है, हाँ लेबोरेटरी अर्थशास्त्र में आवश्यक फैक्टर्स नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, तो इसकी प्रयोगशाला है। वो प्रयोगशाला एक बाउंड्री में नहीं लिमिटाइज है। तो हमारा सोसाइटी, हमारी समाज इसका लेबोरेटरी है। हम कोई भी सिद्धांत अर्थशास्त्र में बनाते हैं, जब तक उस सिद्धांत को हम अपने समाज पर टेस्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो यूनिवर्सल नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड आज नहीं बना है, बहुत पहले बना है, और बहुत पहले के साथ साथ उसको कितनी बार टेस्टिफाइड किया गया है। टैक्सेशन, लॉ ऑफ टैक्सेशन आज नहीं बना है, यूटिलिटी का सिद्धांत आज नहीं बना है, मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत आज नहीं बना है, कॉस्ट की थ्योरी आज नहीं बनी है। दिस ऑल थ्योरी आर यूनिवर्सल। ये सारा सिद्धांत वैश्विक है, ये सारा सिद्धांत वैश्विक स्तर पर टेस्ट हो चुका है और हमारी सोसाइटीज में टेस्ट हो चुका है। इसी नाते हम कह सकते हैं कि सिद्धांत की प्रयोगशाला सोसाइटीज है। तीसरा जो कहा गया कि इसमें भविष्य के सत्यता का अभाव है या भविष्यवाणी का अभाव है। भविष्यवाणी अर्थशास्त्र करता है, लेकिन वह भविष्यवाणी एक नॉर्मेटिव साइंस के रूप में नहीं करता है। वह भविष्यवाणी, जैसे हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं। हाँ, वह भविष्यवाणी सत्य होगी या नहीं होगी ये क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस के भी सिद्धांत हैं जो फोरकास्ट करते हैं, वो 100% टेस्ट नहीं हो पाते हैं, 100% क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं, 100% प्रेडिक्शन सही नहीं होते हैं। तो इस आधार पर भी अर्थशास्त्र को साइंस नहीं मानना गलत है। सत्यता की जांच के लिए मैंने चर्चा कर ही लिया कि अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत वेरीफाइड हैं। हाँ, उसके एक्सेप्शंस भी हैं, और जो एक्सेप्शंस हैं उस एक्सेप्शंस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग थ्योरीज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है और उसका अध्ययन भी किया गया है। सो दैट वी आर सेइंग, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत, हर सिद्धांत कमोबेश टेस्टिफाइड तो है ही है। और लास्टली जो मेजरमेंट की प्रोसेस है, मुद्रा मापनीय है, मुद्रा में ही मापा जाता है हर उपयोगिता को, हर पैरामीटर्स को। अब आप ये कह दो कि नहीं, मुद्रा मौद्रिक प्रणाली देशों की अलग अलग है,
तो ये तो मुद्रा मुद्रा कमोबेश अलग अलग देशों ने अपने अपने आवश्यकता मांग के अनुरूप बनाया है। हमारी उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी, आपकी उपयोगिता आपके लिए क्या होगी, लेकिन उपयोगिता नामक जो मेजरमेंट है वो दोनों के लिए एक ही प्रणाली है। हाँ, इंटेंसिटी हर आदमी की अलग अलग है और हर विज्ञान एक जैसा नहीं होता है। हर विज्ञान के कुछ अलग अपने इम्पोर्टेंस हैं, कुछ अलग अलग उसका पैरामीटर है। तो इसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी एक ऐसा विज्ञान है जो और विज्ञान की तुलना में इसका नेचर, इसका रिलेशंस, इसका बिहेवियर अलग है, लेकिन इसकी मेजरमेंट प्रणाली है और वो टेस्टिफाइड है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी आलोचना की जाती है वो आलोचना बहुत यथेष्ट नहीं है, उस आलोचना का कोई बहुत बड़ा साइंटिफिकल बेस नहीं है। इस नाते मैं इसे यह मानने के लिए नहीं तैयार हूँ कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। जिन अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट मे बी वैलिड फ्रॉम यू, या आपसे हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन कई कई अर्थशास्त्रियों के विचारों को देख करके मेरा जो अपना ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू माय ओन ओपिनियन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। जो अर्थशास्त्र को और साइंस नहीं मानते हैं, मैं उसकी ऑफेंस करता हूँ, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। विज्ञान के साथ साथ जो अध्ययन होता है वो विज्ञान के दो अप्रोच पर होता है। वास्तविक विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव साइंस, और दूसरा हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस जिसको हम आदर्शात्मक विज्ञान कहते हैं, आदर्श विज्ञान के रूप में हम अध्ययन करते हैं। अब अर्थशास्त्र इन दोनों में से कौन सा विज्ञान है, इसके बारे में चर्चा किया जाए। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो साइंस मानते हैं अर्थशास्त्र को, वह भी इसे कुछ इसे वास्तविक विज्ञान मानते हैं, कुछ का मानना है इट्स अ पॉजिटिव साइंस, और कुछ इसे पॉजिटिव नहीं, इसको आदर्श विज्ञान मानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो व्हाट आर द बेसिक फीचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव साइंस और रियल साइंस एंड आइडियल साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस, जिसे हम आदर्शात्मक विज्ञान कह रहे हैं, इस विज्ञान के बारे में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र जो विज्ञान है वो किस प्रकार का विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान है। तो वास्तविक विज्ञान के लिए क्या क्या फीचर्स हैं और आदर्शात्मक विज्ञान के क्या क्या फीचर्स हैं, इससे हम अलग अलग चर्चा करेंगे। पहली चर्चा हम करते हैं वास्तविक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस के रूप में। स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में मानने वाले अर्थशास्त्रियों में तीन अर्थशास्त्रियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम प्रोफेसर सीनियर का है, दूसरा प्रोफेसर रॉबिन्स का है और तीसरा प्रोफेसर फ्रीडमैन का है। तीनों मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में है, और हम उनके ओपिनियंस को क्लैरिफाई करें उसके पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविक विज्ञान होने के लिए किसी विषय को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या उसकी परिभाषा क्या है कि जिस पर हम ये मान लें कि हाँ ये विषय वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान अपने आप को किसी घटना के सही वर्णन तक सीमित रखता है। वह व्याख्या करता है कि यह घटना क्या है, कैसे है और कैसे घटी है और इसका प्रभाव क्या होगा। ये चार चीज़ें हैं जिसके बारे में सिर्फ चार चीज़ें, चार का मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं। वो चार चीज़ें क्या है, सबसे पहला विषय पर आप ध्यान रखिएगा, व्हाट क्या है, हाउ कैसे है, और व्हाट इज द इफेक्ट। इन तीन चीज और कॉज क्या है, इसके कारण क्या है। मतलब किसी भी चीज के घटना के होने का, घटित होने का प्रभाव और उस घटना का स्वरूप क्या है, इन सिर्फ चार चीजों के बारे में जो विज्ञान अध्ययन करेगा उसे हम पॉजिटिव साइंस कहेंगे। इंग्लिश में परिभाषा वही है छात्रों, पॉजिटिव साइंस confine itself to accurate description of phenomenon. It explain what is, how it work and what are its effect. These features are, these characteristics are these questions are the basic points of our science, बेसिक पॉइंट्स ऑफ आवर पॉजिटिव साइंस, जो हमारे धनात्मक विज्ञान है, जो हमारा वास्तविक विज्ञान है, उस विज्ञान के लिए ये चार चीज़ों का होना जरूरी है। और जिस परिभाषा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस परिभाषा को प्रोफेसर RTY ने एक्सप्लेन किया, ये उनका वर्ड है। तो इस आधार पर अब हम चेक करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र की परिभाषा में यही सारे फीचर शामिल हैं अथवा नहीं। स्टूडेंट्स, जिन फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो चारों फीचर्स आपके सामने हैं।
जो किसी भी विषय को पॉजिटिव साइंस के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। पहला है व्हाट इज, दूसरा है व्हाई और तीसरा है व्हाट वाज, क्या था, और चौथा है व्हाट इज इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका परिणाम क्या पड़ेगा। तो इन्हीं तथ्यों को लेकर के इस विषय, किसी भी विषय को हम वास्तविक विज्ञान कह सकते हैं। वह विषय वास्तविक विज्ञान है अथवा नहीं, इस चीज का स्पष्टीकरण इन्हीं तथ्यों से होता है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसके फेवर में इन बातों को कहा जाता है कि अर्थशास्त्र किसी भी चीज को लॉजिस्टिक तरीके से अप्रूव करता है। इसका जो अप्रोच है वो लॉजिकल है। इस नाते हम कह सकते हैं जो व्हाट वाला क्वेश्चन है वो इसको जस्टिफाई करता है। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में माना जा सकता है। दूसरा, यूनिफॉर्मिलिटी, एक रूपता है जो अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान होने के लिए एक शर्त है कि इसके अंतर्गत हाउ, हर जगह हाउ एक जैसा होगा। तो ये उसी सिस्टम को अडॉप्ट करता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में यूनिफॉर्मिलिटी पाई जाती है। वो तथ्य, वो सिद्धांत हर जगह एक जैसे हैं, उनका स्वरूप एक जैसा है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में माना जा सकता है। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स है बीइंग अ पॉजिटिव साइंस, तो ये है कि इसके अंदर इसकी इफिशिएंसी जो है वो सिद्धांतों के प्रति अच्छी है, कुशल है। इसके अंदर कुशलता पाई जाती है। जो भी सिद्धांत के लिए इसकी चर्चा होती है वो क्लैरिफाइड है, वो स्पष्ट है, इफिशिएंट है अपने कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। और जो डेवलपमेंट से भी कनेक्टेड है कॉन्टिन्यूसली, जो आज की प्रॉब्लम्स है और वो आने वाले समय में उसकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, उस पूरे सीरीज के साथ इसका एक अध्ययन किया जाता है। पहले क्या है, उसके बाद व्हाट आर द डेवलपमेंट, व्हाट थिंग्स कैन प्रूव, क्या डेवलप हुआ, उसके बाद क्या डेवलप हुआ, इस पूरी प्रक्रिया के साथ अडॉप्ट किया गया है। दैट इज वाई वी कैन से कि अर्थशास्त्र एक रियल साइंस है, अर्थशास्त्र एक पॉजिटिव साइंस है। सिद्धांतों का विकास फॉर्मुलेशन के आधार पर हुआ है। जो थ्योरी है, ऐसे नहीं कि किसी थ्योरी को एग्जैक्टली आपने कुछ अडॉप्ट किया और उसको आपने थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए सीक्वेंसेस है, उस सीक्वेंसेस के आधार पर वो कंसिक्वेंसली बनाया गया है, उस फॉर्मुलेट किया गया है। तो यह भी एक रियल साइंस, बेसिक साइंस में भी फॉर्मुलेशन होता है। सिद्धांत ऐसे नहीं बनते, सिद्धांत की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अडॉप्टेशन के बाद सिद्धांत बनता है। तो ये उस चीज़ को लेकर के एक वास्तविक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ये इसके वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क है। जो लास्ट सेंस है, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी विज्ञान के लिए, किसी भी वास्तविक विज्ञान के लिए, वह है उसकी न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता। अगर हम किसी आदर्श विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे तो आदर्श विज्ञान सिद्धांत के प्रति कहीं ना कहीं न्यूट्रल उतना नहीं है, जबकि वास्तविक विज्ञान जो है वो अपने सिद्धांत के प्रति न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। वो किसी के फेवर और किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करता। जो फैक्ट है उस फैक्ट के बारे में चर्चा करता है। और आपका इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली यही साइंस है। डिमांड चेंज होगी कीमत बढ़ने पर, तो ये कंफर्म है। किसी भी अवस्था में अगर कीमतों में परिवर्तन हुआ तो डिमांड में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ, टाइप ऑफ द कमोडिटीज जब बदलेंगी तो उस टाइप ऑफ के लिए जो लॉ बना है वो उस कंटेंट में एज इट इज क्लैरिफाई होगा, एज इट इज रिएक्ट करेगा। यह किसी विशिष्ट कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग से रिएक्ट करता है। किसी केसेस को बियॉन्ड द लॉ जाकर के रिएक्ट नहीं करता है। तो दिस इज द फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, एक धनात्मक, एक वास्तविक विज्ञान के रूप में। जो अर्थशास्त्र को मानने वाले अर्थशास्त्री हैं वो इन 6 तथ्यों के आधार पर ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तव में वास्तविक विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है, जिसमें रॉबिन्स का नाम मैंने आपके साथ बताया। ये इसके मोस्ट फेवर करने वाले साइंस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तव में वास्तविक विज्ञान के रूप में क्लैरिफाई किया। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की। नॉर्मेटिव साइंस जो जिन तथ्यों पर आपका पॉजिटिव साइंस खत्म करता है, उन तथ्यों के अलावा एक तथ्य और अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो उस विज्ञान को हम नॉर्मेटिव साइंस के रूप में मानते हैं। वो विज्ञान, वो तथ्य है क्या, जहाँ पर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं या बुरे हैं,
इन इन कंटेंट का इसका सेंस जिस विज्ञान में आ जाए उसे हम कहते हैं इट इज अ आइडियल साइंस, इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस, इसको आदर्श विज्ञान कहते हैं। अर्थात आपको आपको डिसीजन जो आप ले रहे हो उस डिसीजन के बारे में जब आपको चर्चा की जाए, उस डिसीजन के बारे में आपको क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए कि आप ऐसा करिए ऐसा ना करिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट्स अ रियल साइंस, इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। और इस बात को प्रोफेसर कैनन ने अपनी परिभाषा के रूप में एक्सप्लेन किया है जो आपके सामने है। अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य अच्छाई बुराई के आधार पर आदर्शों का निर्धारण करना है। यह विज्ञान समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव और परामर्श देता है, जबकि हमारा पॉजिटिव साइंस डिसीजन नहीं बनाता था कि आपको ऐसा करना ही करना है। अंग्रेजी में प्रोफेसर कैनन की विचारधारा को नॉर्मेटिव साइंस इज द साइंस whose purpose is to determine the objectives on the basis of good and evil. It also gives suggestions or advice to solve problems. ये प्रोफेसर कैनन का मानना है। और अर्थशास्त्र को जिन अर्थ विद्वानों ने एक आइडियल साइंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, आइडियल साइंस के रूप में एक्सेप्ट किया है, उन विद्वानों में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर कैनन और प्रोफेसर पीगू, ये तीन नाम अहम हैं, ये तीन नाम प्रमुख हैं जो ये मानते हैं, जिन विद्वानों का ये मानना है कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, इट इज नॉट अ इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइंस। ये पॉजिटिव साइंस नहीं है, ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। जितने भी विषय हमारे जो सोशलिस्टिकल विषय हैं, जो सामाजिक विज्ञान है, सोशलिस्टिकल साइंस हैं, उन समस्त साइंसों को कमोबेश जो मानने वाले फॉलोअर्स हैं या जिस भी विषय को सोशलिस्टिकल साइंस माना जा रहा है, उस विचारधारा से बिलोंग करने वाले जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स ने आइडियलिस्टिक साइंस को, नॉर्मेटिव साइंस को इसी बिहाफ पर एक्सेप्ट किया है कि दिस साइंस या वह विज्ञान या वह विषय अच्छे और बुरे में फर्क करता है, जबकि वास्तविक साइंस जिसकी मैं बात कर रहा था अब तक, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता, वो सिद्धांत है तो है, इसकी बात करता है। और इस बैकग्राउंड पर देखा जाए तो प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि इकोनॉमिक्स चूंकि कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो वो कहता है कि जिन फैक्टर्स में, जिन थ्योरीज में, जिस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम वेलफेयर मिलेगा, आपको वो अडॉप्ट करना है। जिसमें आपको मैक्सिमम वेलफेयर नहीं मिलेगा, उसको अडॉप्ट नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि दिस इज गुड और दिस इज बैड। इफ दिस इज गुड देन यू गो अहेड, यू डू दिस। इफ दिस इज बैड यू कैन नॉट बी डू दिस। अगर ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप मत करो। जैसे अगर धन को खर्च करने से मानव कल्याण नहीं मिल रहा है, मानव समाज का लॉस हो रहा है, तो आप ऐसा खर्च मत करिए। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा कहती है। बार बार मैंने कहा था, जब मार्शल की चर्चा में कर रहा था, तो मैंने बार बार आपसे चर्चा की थी कि मार्शल मानता है कि इकोनॉमिक्स इज डीलिंग्स विद द ह्यूमन वेलफेयर, और अगर जहाँ पर वेलफेयर नहीं है, वहाँ पर शास्त्र के अध्ययन के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी और शास्त्र उस विषय की चर्चा नहीं करेगा। तो इस बिहाफ पर हम आपसे ये चर्चा कर सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। जब भी कल्याण की बात आएगी तो गुड और बैड कंसेप्ट आ जाएगा, और इस नाते जो भी सोशल साइंस, अर्थशास्त्र को सोशल साइंस मानते हैं, उन विद्वानों का मानना है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ आइडियल साइंस, या अर्थशास्त्र एक नॉर्मेटिव साइंस है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। जिन अर्थशास्त्रियों से सोशल साइंस मानना है, और ठीक इसके विपरीत जिन अर्थशास्त्रियों ने इसको रियल साइंस माना है, पॉजिटिव साइंस माना है, इसको विज्ञान का विषय माना है, उन अर्थशास्त्रियों का मानना है यह कभी भी डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करता। तो एक सब जरा ध्यान रखिएगा, if we are discussing about the decision making, then the subject is known as the normative science. If the subject have no efficiency to make the decision, then it is known as the positive science. यह उस समय तक धनात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाएगा। तो ये आदर्श विज्ञान के रूप में, आइडियल साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स का आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन था। अब और चर्चाएं आगे। स्टूडेंट्स, बीइंग अ नॉर्मेटिव, बीइंग अ पॉजिटिव साइंस, जो विज्ञान के पक्ष में, वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तथ्य था, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। जो आदर्श विज्ञान बना रहा है इस विषय को, उसके बारे में हमने चर्चा कर लें। तो
तथ्य को जरा ध्यान से रखिएगा। मैंने पहले आपसे वास्तविक विज्ञान की चर्चा की थी और अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये नॉर्मेटिव साइंस जो हमारा हो रहा है उसके अंदर दो तथ्य चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है और इस उद्देश्य का क्या होना चाहिए। What is the objective? What is the its objective and what would be its objective? क्या होना है और क्या होना चाहिए। अच्छे और बुरे के बीच में जो तथ्य निकालने की बात है, यह वास्तविक विज्ञान के रूप में है। तो कभी भी अगर आप कभी भी ये आदर्श विज्ञान के रूप में तथ्य है, कभी भी जब आप आदर्श विज्ञान के रूप में चर्चा करेंगे तो इन तथ्यों को हमेशा कंसर्न करिएगा। ये दोनों तथ्यों के अभाव में कोई भी विज्ञान आपका कला नहीं, कोई भी विज्ञान आपका वास्तविक आदर्श विज्ञान नहीं हो पाएगा। इस तथ्य के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये की पॉइंट्स है, आप इसे नोट रखिएगा। स्टूडेंट्स, हम आदर्श विज्ञान के अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में जो तथ्य रख सकते हैं उसे भी हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अर्थशास्त्र वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो जब वेलफेयर की बातें करेंगे तो ऑटोमेटिकली तथ्य आ जाएगा सामने कि क्या होना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अर्थशास्त्र कल्याण से संबंधित अध्ययन भी करता है, तो कल्याण से संबंधित अध्ययन होने के कारण ही हम ये मानते हैं कि इट इज अ साइंस विच आर डीलिंग विद द यस और नॉट, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, इसके बारे में चर्चा करता है। तो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की चर्चा होने के नाते ही इसे हम आइडियल साइंस, इसे हम नॉर्मेटिव साइंस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है, यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल चीज़ें हम बार बार कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है। जो चीज़ें आइडियलिस्टिक होगी, जो चीज़ें नॉर्मेटिव होंगी, जो आदर्श विचारधारा से संदर्भित होगी, वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल होगी। जो आदर्श आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ी होगी, आइडियलिस्टिक अप्रोच से नहीं जुड़ी होंगी, उसे हम कहते हैं इट्स इम्प्रैक्टिकल। तो अर्थशास्त्र वास्तव में आइडियलिस्टिक अप्रोच से जुड़ा हुआ है। जैसे जितने भी तथ्य की बात होती है, ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स नहीं रखता, ये हमेशा फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव पॉइंट्स के बारे में चर्चा करता है। तो इस नाते भी हम कहते हैं ये व्यवहारिकता से या सामाजिक व्यवहारिक कड़ियों से जुड़ा हुआ है। ये इसको बीइंग आइडियलिस्टिक साइंस, बीइंग अ नॉर्मेटिव साइंस के रूप में एस्टैब्लिश करने में सहायक है। यूजफुलनेस, इस सिद्धांत की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। उपयोगिता का कंसर्न जहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये लोगों को सेटिस्फैक्शन कैसे देगा, सेटिस्फैक्शन मापने के लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट कम कैसे करेगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे होगा, इसकी बात करता है। इक्विलिब्रियम कहाँ स्थापित होता है, इसकी बात करता है। ये दीज आर द यूटिलिटी पॉइंट, दीज आर द यूजफुलनेस ऑफ द इकोनॉमिक्स बीइंग अ साइंस, बीइंग अ साइंस सब्जेक्ट। और यह उपयोगिता इसकी इसे आदर्श विज्ञान बनाने के लिए सहायक है। बचत पूर्ण इसकी पूर्णता है, इकोनॉमिकल है। ये हर एस्पेक्ट पर मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम फ्रूटफुल की बात करता है। सेविंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करता है। जैसे रॉबिन्स की परिभाषा में भी आपने देखा होगा, रॉबिन्स कहता था कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब बात वही, ये साधन कम है और आवश्यकताएं ज्यादा है, तो कैसे बचत करेंगे, कैसे संसाधनों, कम से कम संसाधनों से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो ऑटोमेटिकली बात वही है, यहाँ पर भी सेविंग का कंसेप्ट है। यहाँ प्रोफेसर एडम स्मिथ की बात करें, उनकी भी परिभाषा में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, धन से संबंधित अध्ययन करता है। और जहाँ धन नहीं है, जहाँ धन के मैनेजमेंट का बात नहीं है, जहाँ धन के प्रबंधन का बात नहीं है, वहाँ धन नहीं करेगा। धन का प्रबंधन का मतलब क्या है? टू मेक द लॉ फॉर द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप सिद्धांत इसलिए बनाते हो क्योंकि उसका आर्थिक बचत का या आर्थिक हल निकले। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच आर डीलिंग विद द सेविंग्स या इकोनॉमिकल कंसेप्ट। तो ये भी इसके आदर्श विज्ञान होने के फेवर में है। अगर वो बचत अडॉप्ट नहीं करेगा मेथोडोलॉजी को, तो इसका मतलब है कि वह मिसलेनियस एक्सपेंसेस की तरफ जाएगा, जो अच्छा नहीं है। तो यह भी इसके फेवर में एक डिसीजन है। और लास्ट है छात्रों, जो आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को स्थापित करता है, दैट इज द रियलिस्टिक अप्रोच, यथार्थपूर्णता। अर्थशास्त्र कभी भी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पर बात नहीं करता है। अर्थशास्त्र की जितनी भी थ्योरियाँ आप देखिए, जितनी भी थ्योरियाँ आप पहले अगर अर्थशास्त्र पढ़े हैं तो पहले जितना भी आपने देखा होगा और अब भी जितनी थ्योरियाँ आप पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी थ्योरी आर रिलेटेड विद द रियलिस्टिक अप्रोचेज। ये मैक्सिमम कंसेप्ट में आपको ऐसा फील कराएगा कि दिस इंसिडेंस, दिस लॉ इज जस्ट रिएक्टिंग विथ योर ओन ओपिनियन। ये आपके अपने ओपिनियन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपके अपने विचारधारा के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ऐसा होना ही अर्थशास्त्र के लिए इम्पोर्टेंस प्रूफ करता है, अर्थशास्त्र के साथ महत्व प्रूफ करता है।
जो इसको आदर्श विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सहायक होता है। तो इन तमाम तथ्यों को हमने देखा, जो मानव कल्याण था या ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड था, प्रैक्टिकल अप्रोचेस से रिलेटेड था, व्यवहारिकता से रिलेटेड था, यूजफुलनेस से रिलेटेड था, उपयोगिता से रिलेटेड था, इकोनॉमिकल अप्रोचेस से रिलेटेड था, बचतपूर्ण विचारधारा से रिलेटेड था, रियलिस्टिक अप्रोचेस से रिलेटेड था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को एक आइडियलिस्टिक साइंस के रूप में एस्टैब्लिश करती हैं, अर्थशास्त्र को एक नॉर्मेटिव साइंस के रूप में एस्टैब्लिश करती हैं, या नॉर्मेटिव साइंस के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए पर्याप्त प्रूफ है। जो अर्थशास्त्री इसको आइडियलिस्टिक साइंस मानते हैं उनका ये कंसर्न है कि इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइंस बट इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। यह एक पॉजिटिव साइंस नहीं है, यह साइंटिफिकल अप्रोचेस के साथ साथ उनका ऑब्जेक्टिव बेस या एनालिटिकल अप्रोचेस भी रखता है। इस नाते इसको हम एक साइंस के रूप में, इसे एक नॉर्मेटिव साइंस के रूप में मानते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या इसके विज्ञान से जुड़ा हुआ जो तथ्य था, विज्ञान से जुड़ा हुआ जो अर्थशास्त्र का कंसर्न था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र एक कला के रूप में, आर्ट्स के रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, या अर्थशास्त्र को एक कला के रूप में एस्टैब्लिश करने के फेवर में तथ्य क्या है। कला, आप सब कला वर्ड से फैमिलियर होंगे। जरा कला को चर्चा करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट की चर्चा आपसे कर लूँ। कला का मतलब वो जो पेंटिंग्स है वो कला नहीं है, जो सिंगिंग है, ये तमाम चीज़ें हैं, वो उस कला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कला भी एक प्रकार का विज्ञान है, हम उस विज्ञान की बात कर रहे हैं। कला का, ठीक है, कला का रेफरेंस आता है आर्टिस्टिकली टू रिप्रेजेंट द थिंग, कलात्मक ढंग से किसी चीज़ों को सिद्ध करना, किसी चीज़ों को प्रूफ करना, दिस इज द कंसर्न ऑफ आर्ट। लेकिन यहाँ जिस कला के बारे में चर्चा हो रही है वह उन चीज़ों के बीच में रचनात्मकता की बात करेगा, वह उन चीज़ों के बीच में हाइपोथेसिस, काल्पनिकता की बात करेगा, वह उन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के तथ्य से जुड़ा हुआ है। आपने होटल्स में देखा होगा, बैरे या जो वेटर्स हैं वो अपने अपने कस्टमर्स को बड़ी अच्छी तरीके से डील करते हैं। उनके पूछने की जो स्टाइल्स है वो उनकी कला है। जो सेलर्स हैं, जो आपके डोर पे आते हैं, कमोडिटीज़ को सेल करते हैं, वो उनकी कला है। जिन चीज़ों को आप नहीं भी पसंद करना चाहते हो, नहीं भी खरीदना चाहते हो, उनके उस कला के बस में, उनके उस कला से इन्फ्लुएंस होकर के आप उन चीज़ों को खरीद लेते हो। तो दिस इज द कंसर्न ऑफ द आर्ट्स। ये कला का कंसर्न है, किसी भी विषय को आर्टिस्टिक, आसानी से, सहजता से रिप्रेजेंट कर लेना। एक कला को और मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, हम और आप अगर लाइन के द्वारा कुछ खींचते हैं तो वो दिखने में खूबसूरत नहीं होती है। एक आर्टिस्टिक, एक आर्ट का एक्सपर्ट, एक आर्ट जानकार कुछ लाइनें खींचता है और उसमें कलाकृतियां ढूंढ लेता है। तो है क्या, उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना और उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ों को निकालना, दिस इज एन आर्ट। तो इस कला की बात हो रही है। अर्थशास्त्र बहुत सारी जटिल चीज़ों में सहजता से रिटर्न्स निकालता है, चीज़ों को आर्टिस्टिकली तरीके से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीफाई कर देता है। ये इसकी कला है। मैं पहले कला को डिफाइन करूं, फिर उसके बारे में, पक्ष के तर्कों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। कला की परिभाषा अगर हम देने की बात करें, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जो रियल डेफिनेशन ऑफ द आर्ट्स लिखा गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र वे विषय हैं या अध्ययन के लिए वे विषय कला हैं जिनमें कल्पना, काल्पनिकता तथा रचनात्मकता या कार्य करने की योग्यता विज्ञान के चाहने वालों की सही माप और गणना की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आर्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन विच imaginative and creative skill are more important than the exact measure and calculations needs in science। जो विज्ञान में कैलकुलेशंस का मेथड है, गणना का मेथड है, उससे ज़्यादा स्किलफुल तरीके से, उससे ज़्यादा इमेजिनेटिव तरीके से, उससे ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से जिन चीज़ों को एक रिप्रेजेंट करने का मीडियम सब्जेक्ट के रूप में बनाया जाए, उसे हम कला कहते हैं। एक और परिभाषा है, प्रोफेसर वैगनर की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कला एक निश्चय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तरीकों और साधनों की जांच है। एक डेफिनेट आपको ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे आप प्राप्त करोगे, इसे आर्टिस्टिकली अडॉप्ट करना, उसके पीछे सिद्धांत हो या ना हो, उसको आसानी से इजीफाई तरीके से अडॉप्ट कर लेना, इट इज एन आर्ट। आर्ट इज द एग्जामिनेशंस ऑफ वे एंड मीन्स फॉर attaining the definite
एम्स और गोल, जो आपके और एम्स हैं या गोल्स हैं, उसको अटेंड करने का जो ईजीएस्ट माध्यम है, उसके लिए कैसे भी तरीके अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ईजीफाई हो जाए, ऐसा करने वाले विज्ञान को कला कहते हैं। ऐसे करने वाले साइंस को कला कहते हैं। ऐसा जिस जिस सब्जेक्ट के द्वारा आप कर पाते हो, दैट सब्जेक्ट इज एग्जैक्टली नोन एज द आर्ट। और ये आर्ट की परिभाषा के रूप में डिक्शनरी में, जो वर्ड की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में है, और जो प्रोफेसर वैगनर है उनकी परिभाषा है, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क या आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ आर्ट्स। अर्थशास्त्र को आर्ट्स क्यों कहा जा रहा है, या जिन विद्वानों ने अर्थशास्त्र को आर्ट्स माना है उनका तर्क क्या है, क्यों ये आर्ट्स है। पहला है कल्पनाओं का महत्व। अर्थशास्त्र की जितनी भी थ्योरीज हैं वो एक एजम्पशंस पर बेस्ड हैं। उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, ये एजम्पशंस है। और उपभोक्ता वस्तु सेवाओं का उपभोग उस बिंदु पर करेगा जहां पर उसको परफेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उत्पादन करता उत्पादन उस बिंदु पर करेगा जहां उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलेगा। एक वर्कर वहां पर काम करेगा जहां पर उसको उसकी उसकी एक प्रॉपर वेज मिलेगा, प्रॉपर लेबर भुगतान मिलेगा। लैंड, आपने लैंड को तब आपको देगा जब उसको एक अच्छा रेंट मिलेगा। इन द कंपैरिजन ऑफ टू रेंट, जहां उसको ज़्यादा रेंट मिलेगा वहां वो अपने लैंड को रेंट पर देने की बात करेगा, लीज पर देने की बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक काल्पनिक विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। इस कल्पनाओं को एजम्पशंस के रूप में अर्थशास्त्र यूज करता है और उस एजम्पशन को फिर बाद में सिद्धांत के द्वारा टेस्टिफाई करता है। तो कल्पनाशीलता अर्थशास्त्र का अध्ययन का प्रमुख अवयव है, प्रमुख कंपोनेंट है। दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज एन आर्ट। अगला है सिद्धांतों की रचना, क्रिएशन ऑफ थ्योरी। ये किसी भी थ्योरी को जो जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स है उसे आर्टिस्टिकली इजीफाई तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और कला के रूप में कहा भी मैंने यही आपसे, किसी विषय को कला तभी मानेंगे जब उस चीज़ के अंदर रचनात्मकता हो, रचनाशीलता हो, क्रिएटिविटी हो। अर्थशास्त्र में वह रचनाशीलता, वो क्रिएटिविटी पाई जाती है। दैट इज व्हाई वी कैन से इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट। आगे मैं चर्चा करता हूँ। सिद्धांतों के को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर थ्योरीज जो दी गई हैं उस थ्योरीज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि वह समान जो भी सिद्धांत हैं वो अपने में एक 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 ओपिनियंस लिए पड़े हैं। उनके उनके अंदर एक अपना आर्ट ऑफ ओपिनियंस है। तो यह उस सिद्धांतों को महत्व देने के लिए बना हुआ है। हर सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण है और आर्ट में हर एस्पेक्ट, छोटा हो या बड़ा, वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये उस विषय की उपयोगिता है जो इसे आर्ट्स के रूप में इस्टेब्लिश करता है। ये जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का वेरिफिकेशन भी करता है। आर्ट्स सिर्फ सिद्धांत नहीं होते, आर्ट को वेरीफाई भी किया जाता है। उस आर्ट के थ्योरीज के रूप में इसको वेरीफाई भी करता है। यह भी इसके पक्ष में एक तर्क दिया जाता है। यह सॉल्यूशंस भी निकालने का काम करता है। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, जटिल से जटिल प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्यूट करता है, सॉल्यूशंस निकाल रहा है, सॉलिफाई करता है। यह भी इसका एक फेवरिज्म है जो इसको आर्ट्स के रूप में स्टैब्लिश करता है। रियलिटी अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक अभिन्न अंग है। ये रियलिस्टिक अप्रोच रखता ही है, जिसकी चर्चा आपके साथ साइंस के रूप में भी हो चुकी है। और अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो मैक्सिमम आर्ट्स फैकल्टीज में किया जाता है। मैक्सिमम जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के रूप में अभी तक इस्टेब्लिश जो एजुकेशन प्रणाली है उस प्रणाली में मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में आर्ट्स के सब्जेक्ट के रूप में अर्थशास्त्र को अडॉप्ट किया गया है, या आर्ट्स के शाखा के रूप में अर्थशास्त्र को अडॉप्ट किया गया है। तो इस नाते इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि चूंकि लैबोरेटरी इसमें नहीं है और ये आर्ट का विषय है, इस नाते इसको हम वास्तव में एक आर्ट्स ही मानेंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसके फीचर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक इज अ आर्ट या इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। ये कला का विषय है, एक कला के रूप में इसको पहचान दिया जाता है, एक कला के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। अब इसके फेवर में जो साइंस वाले हैं वो साइंस मानते हैं, जो कला वाले हैं वो कला मानते हैं। तो कला मानना, कला वो मैंने पहले भी आपसे कहा, ये कला वो पेंटिंग वाला कला नहीं है, ये कला एज ए साइंस वाला कला है। तो बीइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये माना जा सकता है। ये इसके पक्ष में फेवरिज्म है, इसके फेवर में डिसीजन है कि अर्थशास्त्र को कला साइंस के रूप में, आर्ट साइंस के रूप में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जहां हमने ये चर्चा किया कि अर्थशास्त्र एक कला है, वहां कुछ ऐसे भी विद्वान हैं, कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो अर्थशास्त्र को एक कला नहीं मानते हैं। और जो इसे कला नहीं मानते हैं
उन्होंने इसके कला नहीं होने के पीछे कुछ अपने आर्गुमेंट दिए हैं, कुछ अपने सुझाव दिए हैं कि इन तथ्यों पर अर्थशास्त्र कला नहीं सिद्ध होता है, इस नाते इसे कला नहीं माना जा सकता है। तो उन तथ्यों की हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ऐसे आर्गुमेंट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट एन आर्ट। पहला है आर्थिक समस्याओं की प्रवृत्ति। जो नेचर हमारी इकोनॉमिक स्टडी का है वो आर्ट का नहीं, वो साइंस का उनका मानना है। क्योंकि ये सीक्वेंस में अध्ययन करता है या ये एक प्रॉब्लम बेस्ड स्टडी है, और जो हमारा आर्ट है वो प्रॉब्लम बेस्ड नहीं बल्कि वो एक नेचर बेस्ड स्टडी है। तो इस नाते उनका अपना मानना है कि चूंकि ये प्रॉब्लम से रिलेट करता है तो इस नाते इसे हम आर्ट्स नहीं मानेंगे, ये एक साइंस के विषय के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। दूसरा है इसमें अनिश्चितता होती है। आर्ट्स में जो चीज़ें हैं वो एक टेस्टिफाइड हैं और उसका एक सुटेबल तरीका है। जैसे आर्टिस्टिक जो है वो जिस तरीके से आर्ट्स बनाते हैं वो एक प्रोसेस के रूप में है। किसी भी पिक्चर्स का स्वरूप क्या होगा, कहीं भी अगर सर को बनाया जाएगा तो सर के बाल काले ही बनाए जाएंगे या सफ़ेद बनाए जाएंगे, ये निश्चित है। अब किसी के बाल नीले पीले और हरे रंग के नहीं बनाए जा सकते हैं, नेचर का स्टडी है। पत्ते हरे कलर के होंगे तो वो हरे कलर के होंगे। अगर आप किसी पेड़ के पत्ते को पीला दिखाते हो तो वो उस आर्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, उस आर्ट की खूबसूरती को रिप्रेजेंट नहीं करता है। किसी पर आप बहुत हाइट कलर, बहुत डार्क कलर डाल देते हो तो उसका मतलब वह एक एक्सप्रेशन का तरीका है, उस एक्सप्रेशन के तरीके के रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उसमें कोई चीज़ें आर्ट्स की जो है वो सर्टिफाइड हैं, वो सर्टेन हैं, लेकिन साइंस में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और कई कमोबेश इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें जो है निश्चित नहीं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है उसका अपोनेंट है, उसकी एक्सेप्शन केसेस हैं। जो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है उसके भी एक्सेप्शन केसेस हैं। जो टैक्सेशन लॉ है उसके भी एक्सेप्शन केसेस हैं, या जो सेटिस्फैक्शंस का बिंदु है उसके भी एक्सेप्शन केसेस हैं। तो कहीं भी जब अर्थशास्त्र के सिद्धांत की बातें होती हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि जो थ्योरीज है उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है। और इसी मॉरल ग्राउंड पर, इसी ग्राउंड पर अर्थशास्त्रियों ने इसका अगेंस्ट किया है। उनका मानना है कि इट इज़ नॉट अ साइंस। अब आता है टाइम। आर्ट्स में कभी भी टाइम का इशू लैग नहीं होता है, समय में गैपिंग्स नहीं होती है। कंटिन्यूअस जो चीज़ें होती हैं वही एक आर्ट की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती हैं। जबकि अर्थशास्त्र में कई बार चीज़ों का आपस में इंटरलिंक नहीं है और जो सिद्धांत हैं उनके बीच में टाइम पीरियड का बहुत गैप पाया जाता है, एक लंबा अंतराल भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को एक कला के रूप में जिन विद्वानों ने नहीं माना है उनका आर्गुमेंट सही है। लास्टली कहा जा सकता है कि कला और विज्ञान की प्रवृत्ति अलग अलग है, नेचर दोनों के अलग है। या तो वह विषय विज्ञान होगा या तो वह विषय कला होगा, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। आग पानी का स्वरूप है, आग है तो वो आग है, वो पानी नहीं हो सकता, और पानी है तो वो पानी है, वो आग नहीं हो सकता। तो इसी रूप में कहा गया कि अर्थशास्त्र या तो विज्ञान होगा या तो कला होगा, क्योंकि इसकी जो रिलेशंस है, इसके जो जो संबंध हैं वो मैक्सिमम या अधिकतम जो है वो आर्ट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम कला है वो साइंस के साथ मैच करते हैं। तो इस नाते इसे हम आर्ट्स को ना मानकर इसे हम आर्ट्स के विषय के रूप में स्वीकार ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये साइंस के पक्ष का विषय ज़्यादा है, इस नाते इसे साइंस न ही माना जाए, इसे आर्ट्स ना माना जाए। इन अर्थशास्त्रियों ने ये अपने आर्गुमेंट दिए हैं। तो ये तो उनके अपने ओपिनियन थे, जिस ओपिनियन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन विद्वानों का मानना था कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक कला नहीं है। हम लोगों ने दोनों ओपिनियंस देखे, जिसमें हम अभी चर्चा किए कि ये विज्ञान है या एक कला है, और दोनों अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ भी करता है। कुछ जिन विद्वानों ने इसको आर्ट्स माना है वो प्रूफ करते हैं ये आर्ट्स है, जिन्होंने इसको साइंस माना है वो प्रूफ करते हैं ये साइंस है, जिन्होंने इसको आइडियल साइंस माना है वो प्रूफ करते हैं कि ये आइडियल साइंस क्यों है, और जिन्होंने इसे नॉर्मेटिव साइंस माना है या पॉजिटिव साइंस माना है वो इसको अपने अपने तरीके से अप्रूव करने की बात करते हैं कि इसके उस प्रकार के सर्किट होने के पीछे उनका तथ्य क्या है या उनका ओपिनियंस क्या है। अब हम नट्स में पहुँचे, हम एक निष्कर्ष पर पहुँचने की बात करें, जिस निष्कर्ष के आधार पर यह चेक किया जाए कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है। क्योंकि अब तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट हो गया, हम क्या माने, साइंस माने, आर्ट्स माने। साइंस मानते हैं अगर तो कौन सा साइंस माने, पॉजिटिव साइंस माने या नॉर्मेटिव साइंस माने।
तो उसके पीछे क्या ओपिनियन है, क्या रियलिस्टिक अप्रोच है, वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता का आधार क्या है, और उसको लेकर के जो विद्वानों का जो अलग अलग ओपिनियंस है, उस ओपिनियन को अगर एक समान रूप में स्टूडेंट्स हम देखने की बातें करें, एक कॉमन एनालिसिस के रूप में देखने की बातें करें, तो उन तमाम स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हम इसे आर्ट्स भी मान सकते हैं, साइंस भी मान सकते हैं, और इसे आइडियल साइंस या नॉर्मेटिव साइंस भी मान सकते हैं, पॉजिटिव साइंस या वास्तविक विज्ञान भी मान सकते हैं। ये हर स्वरूप में है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसे आप किस रूप में स्वीकार करते हो। और इसी विचारधारा को लेकर के प्रोफेसर चैपमैन का बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। प्रोफेसर चैपमैन ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक तत्वों की वास्तविकता का अध्ययन करता है। ये एक साइंस होने के लिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक तत्वों की वास्तविकता, रियलिस्टिक चीज़ों को स्टडी करता है। इस नाते ये एक वास्तविक विज्ञान है, इस नाते यह एक पॉजिटिव साइंस है। फिर कहता है यह आदर्शात्मक विज्ञान है जो इस बात की जांच करता है कि तथ्य कैसे होने चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड कैसा होना चाहिए, थ्योरीज कैसी होनी चाहिए। तो इस बिहाफ पर अगर कहा जाए तो यह एक आइडियल साइंस या यह एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। इसके इस फेवर में भी वो सारे पॉइंट्स ट्रू होते हैं। और ये कला है जो उद्देश्यों के प्रति के प्राप्ति के लिए उपाय और साधनों की खोज करता है। तो ये भी इसके फेवर में तथ्य है कि ये सब चीज़ों सब है, ये आर्ट भी है और कला भी है। चैपमैन की बात को अगर हम अंग्रेजी में यूज़ करें तो वो इनका वर्ड्स कुछ इस प्रकार से है, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस dealing with the economic fact as they are a normative science, inquiring fact as they ought to be, an art finding out the way and means by which the desired ends can be reached। ये उनका ओपिनियंस है। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स द पॉजिटिव साइंस क्यों है, चूंकि डीलिंग विद द इकोनॉमिकल फैक्ट एज दे आर, जैसे वो हैं वैसे चर्चा करता है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ पॉजिटिव साइंस। फिर कहते हैं इट ए नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि ये इंक्वायरीज फैक्ट एंड दे ऑट टू बी, क्या होना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। फिर कहते हैं कि ये फाइंड करता है एंड आर्ट फाइंडिंग आउट द वे एंड मीन बाई विच दे डिजायर्ड एंड्स कैन बी रीच। जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि का उपाय क्या होगा, उसके साधन क्या होंगे, उनके बारे में भी अध्ययन करता है। तो इस रूप में प्रोफेसर चैपमैन ठीक ही मानते हैं, उनके ओपिनियन से हम भी सक्षम हैं, हम भी सहमत हैं, हम भी उस तथ्य को एक्सेप्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, एक कला भी है, एक आदर्श विज्ञान भी है और एक वास्तविक विज्ञान भी है। इन सभी विज्ञानों के रूप में, इन सभी ओपिनियंस के रूप में अर्थशास्त्र को इक्वली यूजफुल पाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो एंड है वो हम इस रूप में कह सकते हैं कि विज्ञान और कला दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्रोफेसर कोशा ने इस बात को अपने स्टेटमेंट में कहा है कि विज्ञान को कला की ज़रूरत है तथा कला को विज्ञान की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। साइंस रिक्वायर्ड आर्ट, आर्ट रिक्वायर्ड साइंस, ईच बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिना विज्ञान के कला पूरा नहीं है, बिना कला के विज्ञान पूरा नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप कह सकते हैं कि एक कैंची के दोनों फाल, एक साइकिल के दोनों पहिए। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पहिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों में से अगर एक के तथ्य का भी लोप होगा तो उस विषय को, उस सब्जेक्ट को हम एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट के रूप में नहीं मानेंगे। तो प्रोफेसर कोशा के स्टेटमेंट से इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में चूंकि विज्ञान का भी गुण है और कला का भी गुण है, तो दैट इज़ वाई इट प्रूविंग अ रियल सब्जेक्ट। ये इस विषय को एक आइडियलिस्टिक सब्जेक्ट, एक वास्तविक सब्जेक्ट के रूप में जस्टिफाइड करता है, एस्टैब्लिश करता है। और अर्थशास्त्र इसी एंड में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। आप नोट्स के अंत में जब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे होंगे या जब अपने ओपिनियंस को दे रहे होंगे तो लास्टली आपको यही समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स में चूंकि दोनों ही गुण पाए जा रहे हैं, तो दैट इज वाई वी कैन से इट इज़ एन आर्ट एंड इट इज़ अ साइंस, बोथ इट इज़ इक्वल। साइंस भी है ये और ये आर्ट भी है, और साइंस है तो साइंस के दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। ये कुल मिला करके एक परफेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है, एक पूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है, जिसके अंतर्गत वो सारे तथ्य पाए जाते हैं जो एक सब्जेक्ट के रूप में
इसको स्टैब्लिश करता है। तो ये अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट का एक नेचर है, जिसके बारे में इस पूरे लेक्चर में हमने आपके साथ चर्चा की। इसके पूरे के पूरे फीचर्स को अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ अर्थशास्त्र के विज्ञान और कला के इर्द गिर्द है। अर्थशास्त्र को वास्तव में क्या कहा जाएगा इसके रूप में स्टैब्लिश है। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा लेक्चर आपके जहन में आसानी से समझ में आया होगा। आपको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक नोट्स भी आपको साथ साथ देता चला हूँ पूरे पूरे लेक्चर्स के दौरान। जिन विचारधारकों का, जिन विचारकों का जो ओपिनियंस था वो पूरा का पूरा मैंने स्टैब्लिश किया है, देने की कोशिश की है, उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो अच्छा लगा होगा आपको और आपके एग्जाम्स के लिए, आपके स्टडी के लिए यूजफुल होगा। इसी आशा के साथ स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। इस लेक्चर के बाद मेरी अगली जो लेक्चर्स आपके पास आएगा, उस लेक्चर्स के बीच में एक चर्चा होती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैं उस लेक्चर को आपको बड़ी आसानी भाषा में, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जो दो शाखाओं को बनाया गया, उनका उद्भव क्यों हुआ, क्यों जे.एम. कीन्स के पहले आप सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते थे और जे.एम. कीन्स के बाद क्यों मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा होने लगी, इसके बारे में एक आपके साथ डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद। आप पूरे लेक्चर्स को देख करके अपना कमेंट मुझे शेयर करिए। आपको इस लेक्चर्स के अंतर्गत क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या आप इस लेक्चर्स में और इम्प्रूव कराना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स पर आपको क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा चाहिए, तो उन विषयों के बारे में आप मुझे इस लेक्चर्स के देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए और इस पूरे लेक्चर्स को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इसकी पूरी सीरीज़ आप तक आसानी से पहुँची रहे। जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी मैं आपके लिए एक अध्ययन के श्रृंखला के रूप में लेके आ रहा हूँ, वो आप तक आसानी से पहुँच सके और हमारी और आपकी ये बॉन्डिंग लगातार बनी रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।